पकड़ना लेके तो अरे पकड़ दे जल्दी पकड़ थोड़ा सा खोल दे मोबाइल छोड़ मार हो गया उधर से खोल के से बंद कर उधर से बंद कर
Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। ओके अभी थोड़ा 50 लोग हो गए हैं। नाइस, थोड़ा क्राउड अभी बढ़ा। मेरे को लगा था कि सब लोग गांव चले गए क्या। नो सर। क्या हो गया? नहीं सर। हाँ, जा भी सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन ही लेक्चर है, गांव से ऑनलाइन बैठ हाँ जाऊंगा। सर, जाएंगे जाएंगे, अभी कहाँ। आखिर में उधर ही जाना है, हाँ आखिर में तो उधर ही जाना है। उधर ही जाना है। चलो ठीक है। सर ऐसा क्यों पर क्या ऐसा? ऐसा क्यों बोले कि आखिर में उधर ही जाना है? अच्छा ठीक है, ये थोड़ा सा है ना, यूपी आइट की थोड़ी फीलिंग है। यूपी बिहार जो नॉर्थ साइड रहता है ना, उन लोगों का ऐसा रहता है कि एकदम एड मोमेंट कोई भी सोल्यूशन रहेगा ना, वो गांव में रहेगा। ऐसा होता है, मतलब हम लोग हाँ थोड़ा यस सा यस ज्यादा सर। कनेक्टेड होते हैं। ऐसा शायद बाकी लोग ये फीलिंग ना समझे, मगर नॉर्थ साइड जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों को एंड सोल्यूशन ना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कितना ही प्रॉब्लम, एंड सोल्यूशन गाँव है। ऐसा क्योंकि हम वहाँ के जमीन से ज्यादा जुड़े रहते हैं, वहाँ के लोगों से, वहाँ के कल्चर से। इसीलिए ठीक है, वहां पर वैक्सीन नहीं है। हमारा वहाँ पे कोरोना ही नहीं है। वहां से लगाव है हमारा। हाँ, वहां पर कोरोना नहीं है, इतना ज्यादा सब लोग सीरियस नहीं है उसको सर लेकर। दूर दूर रहता है ना सब कुछ। हाँ, वहां पर स्पेस बहुत रहता है हर घर के बीच में, सब कुछ, तो ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाँ सर। हम लोग डू वाइल शुरू करेंगे। वैसे आप लोगों ने फॉर कल किया है, तो फॉर के से लेना देना ही डू वाइल का है। अगर फॉर समझा है कल, तो डू वाइल बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, खाली थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज होता है बस, रेस्ट ऑल रिमेन्स द सेम। ये मैं कल कुछ नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा था, मगर थोड़ा टाइम नहीं मिला, मगर मैंने वीडियो डाल दिया है। जिसने नहीं देखा वीडियो देख सकता है। मैं नोट्स पूरा कंपाइल करके आप लोगों को शेयर कर दूंगा बाद में। ठीक है, व्हाइल लूप। अभी देखो, किसी भी लूप में इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और कंडीशन, जो टेस्ट एक्सप्रेशन है या कंडीशन बोलो, किसी भी लूप में ये तीन पार्ट तो होता ही है। ठीक है, चाहे फॉर लूप हो, व्हाइल लूप हो या डू व्हाइल लूप। ओके, क्योंकि बिना ये तीनों का कोई भी लूप वर्क नहीं करेगा। कंडीशन के लिए अपडेशन जरूरी है, और कंडीशन के लिए इनिशियलाइजेशन भी जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से लूप को स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये पता होना चाहिए कि लूप कब एंड होगा। तो एंड के लिए अपडेशन जरूरी है, क्योंकि अगर अगर तुम टेस्ट वेरिएबल को अपडेट ही नहीं करोगे, तो लूप कभी एंड होगा ही नहीं। राइट, तो इसीलिए अपडेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, इनिशियलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम नोटिस करो, तो ये फॉर लूप को ही हमने तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, फॉर लूप के सिंटेक्स में पहले इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन टेस्ट एक्सप्रेशन यानी कंडीशन, सेमीकोलन अपडेशन था। उसी को देखो हमने तीन पार्ट में यहाँ पे लिख दिया है। इनिशियलाइजेशन हमने ऊपर लिख दिया है, फिर टेस्ट एक्सप्रेशन यानी तुम्हारा कंडीशन व्हाइल लूप के अंदर लिखा है, फिर ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज और अपडेशन व्हाइल लूप के अंदर है। ठीक है, ये व्हाइल लूप का स्टेटमेंट है, और उसके बाद फिर अपडेशन स्टेटमेंट है। तो अगर तुम कंपेयर करो तो ऑलमोस्ट फॉर लूप जैसा ही है, बस खाली इसको तीन पार्ट में हमने ब्रेक किया। ओके, हम थोड़ा सा थियरी पार्ट पढ़ लेते हैं। व्हाइल लूप इज आल्सो एन एंटी कंट्रोल लूप। व्हाइल लूप को भी एंटी कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि जब ये लूप स्टार्ट होता है तो उसके पहले ही कंडीशन चेक हो जाता है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्टेटमेंट आर नॉट गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। Where we specify the condition specified by us before running the loop. तो loop को run करने से पहले हम लोग condition specify कर देते हैं। The difference is being that we use for loop when we know the number of times the body of the loop needs to run, whereas we use a while loop in circumstances where beforehand we do not know the precise number of times the body of the loop needs to be run. The execution of the loop is terminated based on the test condition. ठीक है, अब यहाँ पर तुम ये सोचोगे कि हमें अगर पता ही नहीं है, या अगर तुम स्टेटमेंट पढ़ो
whereas we use while loop in circumstances where when beforehand we do not know the precise number of times the body of the loop needs to run. अगर तुम्हें स्टेटमेंट पढ़ो तो थोड़ा तुम्हें कंफ्यूजिंग लगेगा कि हमें पता ही नहीं है कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, तो ये किस तरीके से काम करेगा, मतलब ये एंड कब होगा। ओके देखो इसका एग्जांपल इसमें तो तुम्हें नहीं मिलेगा जो हम लोग प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, मगर जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। जो मैंने कोड लिखा है हम लोगों का जो वेबसाइट है कॉलेज का, उसके लिए मैंने कोड लिखा है जिसमें से डेटाबेस से मैं वैल्यू फेच करता हूँ एंड बेस्ड अपॉन दैट वैल्यू आई यूज द व्हाइल लूप टू क्रिएट अ टेबल, HTML टेबल। तुम्हारा HTML में हुआ ना टेबल, ठीक है। सो वो टेबल क्रिएट करने के लिए मैंने व्हाइल लूप यूज किया, तो तुम्हें वहां पर ये स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आएगा कि हमें पता नहीं है कि वो डेटाबेस से कितना रोज आ रहा है, कितना टेबल्स आ रहा है, उसके लिए हम लोग व्हाइल लूप यूज करते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें कोड शो करूँ। वैसे तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मगर वो लाइन को समझने के लिए थोड़ा सा एक हम खाली बस देख रहे हैं एग्जाम, क्योंकि ये तुम कुछ भी पढ़ोगे ना यहाँ पर, फॉर, व्हाइल, डू व्हाइल, इफ, एल्स, स्विच केस, कुछ भी, तो उसका एप्लीकेशन तुम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने हिसाब से कर सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये चीज को हमने PHP में अप्लाई किया, ठीक है। व्हाइल लूप किसमें होगा वो, शायद एडमिशन स्टेटस में, शायद नहीं। Get photo sign, get HC, JSON, ये देखो यहाँ जैसे ये है ना जूनियर केजी के जो जूनियर केजी, सीनियर केजी, जो केजी सेक्शन होता है जहाँ पर 3 स्टार्टिंग में जो हम लोग ईयर्स पढ़ते हैं, उसके लिए वेबसाइट है। तो उस केस में यहाँ पर अगर तुम नोटिस करो तो मैंने डेटाबेस से, ये ना डेटाबेस का क्वेरी, ठीक है, ये डेटाबेस से मैंने क्वेरी फेच की है। ज्यादा नहीं समझ रहा होगा, मगर एक बेसिक आइडिया समझ लो कि हमारे पास पूल ऑफ इंफॉर्मेशन है, डेटाबेस है, ठीक है, जिसके अंदर सारे बच्चों का इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि स्पेसिफिक यूजर आईडी, जो स्पेसिफिक यूजर का बच्चा है, यूजर आईडी है, उसका मैं पेमेंट डिटेल्स में से जिसने जितना भी उसने फीस भरा है वो मैं फेच कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टैंडर्ड से मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि कौन से स्टैंडर्ड का चाहिए, क्योंकि बच्चा नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी किसी में भी हो सकता है, ठीक है। उस हिसाब से देखो मैंने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट किया है, ये मेरा फर्स्ट रो है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे नहीं पता कि उसने कितने पार्ट में फीस पे किया है, वहां पर उसने फर्स्ट एक ही पार्ट में पूरा फीस पे किया हो सकता है, या फिर 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में। तो उस केस में मैंने यहाँ पर व्हाइल लूप यूज किया, ठीक है। व्हाइल लूप की वजह से क्या होता है कि जब तक इंफॉर्मेशन फेच हो रही है, ठीक है, जब तक ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट से, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एग्जीक्यूट होने के बाद जब तक स्टेटमेंट फेच हो रहा है, यानी जब तक रोज फेच हो रहे हैं, तब तक मैं टेबल में रो क्रिएट ऐड करता जाऊँ, ठीक है। इसीलिए व्हाइल लूप के अंदर है, तो ऑटोमेटिकली वो रोज ऐड होते जाएंगे। कब तक, जब तक स्टेटमेंट से हम रोज फेच कर पा रहे हैं, समझे। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा कोई भी कंडीशन नहीं है, सॉरी कोई भी अपडेशन पार्ट नहीं, अगर तुम नोटिस करो, ठीक है। यहाँ पर सिंपल हमने क्या किया है कि हम जब तक रोज फेच हो रहा है तब तक के लिए व्हाइल लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि whereas we use while loop in a circumstances when beforehand we do not know the precise number of times। अब मुझे नहीं पता ना कि उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने
कितने पार्ट में फीस पे किया है, तो मुझे नहीं पता है, तो उस केस में मैं वाइल लूप यूज कर रहा हूँ ताकि ये जो पर्टिकुलर कोड है वो जितना भी रोज होगा उस हिसाब से फैच करके मुझे डिटेल्स दे देगा। अगर एक रो होगा तो एक बार एग्जीक्यूट करेगा, 2 रो होगा तो 2 बार एग्जीक्यूट करेगा, 4 रो होगा तो 4 बार एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि कितना रो है। ठीक है, क्योंकि फॉर लूप में कैसा रहता है, फॉर लूप में तुम्हें स्पेसिफाई करना पड़ता है कंडीशन। ठीक है, कि i इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, 4, 3, तुम्हें एक नंबर देना पड़ेगा कंडीशन के लिए। ठीक है, फिर तुम i प्लस प्लस लिखते हो। मगर वाइल लूप में ऐसा कंडीशन की जरूरत नहीं है, मतलब कंडीशन इन द सेंस अपडेशन वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, और कंडीशन में भी तुम्हें प्रिसाइज नंबर देने की जरूरत नहीं है। कुछ कुछ सिचुएशन में तुम इस तरीके से वाइल लूप यूज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि ज्यादा कुछ हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया कुछ। सर नहीं अपने सर। लैंग्वेज में करते हैं। सही हो गया। हाँ, ये लैंग्वेज अलग है, देखो ये PHP है मगर सिंटैक्स सेम। ठीक है, ये PHP है मगर सिंटैक्स सेम है। वो वाइल एक ही तरीके से वर्क करता है, चाहे तुम PHP में वर्क करो या C++ में वर्क करो या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वर्क करो। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है, ये तुम्हें कोई पूछेगा नहीं मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है। ओके फाइन। ओके, ये पूरा वेबसाइट बनाने के लिए मैंने स्टार्ट किया था इस पिछले मंथ में, मार्च में। उन्होंने कुछ मुझे डेटा दिया था, फिर वो बेस्ड ऑन द डेटा आई हैव स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द GUI पार्ट, यूजर इंटरफेस। और अभी तक मैं कर रहा हूँ, अभी और भी वो लोग डेटा देंगे। ऑलमोस्ट GUI और डेटाबेस का कनेक्शन हो चुका है, बस खाली अभी और डेटा देंगे तो और मैं पॉपुलेट करके उसको फाइनल टेस्टिंग करके लॉन्च हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये मान लो कि 1 महीना लगता है। अगर तुम्हें बेसिक आइडिया है कि चीजें कैसे वर्क कर रही है तो उसके हेल्प से तुम 1 महीने में वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन पूछो ना एवरीवन से पूछो, डायरेक्ट मत पूछो, ताकि सबको पता चले कि क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तुम वैसे डायरेक्ट पूछोगे तो मैं बीच में कुछ बोलूंगा तो सबको लगेगा कि ये क्या सर बोलते हैं, तो किसी ने पूछा भी नहीं। ठीक है, ओके फाइन। अभी द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप इज टर्मिनेटेड बेस्ड ऑन द टेस्ट कंडीशन। तो टेस्ट कंडीशन जो भी हम लोग देते हैं उसके बेसिस के ऊपर, यानी कंडीशन के बेसिस के ऊपर वो लूप टर्मिनेट होता है। ओके, इसका फ्लो चार्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है नीचे, हम लोग देख लेते हैं फ्लो चार्ट कैसा दिखता है वाइल लूप का। ये ठीक है, वाइल लूप में पहले तुम्हारा टेस्ट कंडीशन आ जाता है। अगर टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो तुम्हारा वाइल लूप का बॉडी एग्जीक्यूट होगा, फिर से टेस्ट कंडीशन के पास जाएगा। अगर फॉल्स है तो लूप तुम्हारा टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर तुम देखो तो बहुत ही सिंपल वे में लिख दिया है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन उन्होंने स्किप किया है, वो अंडरस्टूड है कि इनिशियलाइजेशन चाहिए रहता है। प्लस अपडेशन वाला पार्ट स्किप किया है, वो भी अंडरस्टूड है कि अपडेशन वाला पार्ट लूप के बॉडी में है। ठीक है, तो कुछ चीजें लिखी हुई नहीं है मगर समझने वाली बात है। ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हमने थियरी पार्ट तो पढ़ लिया, सिंटैक्स में देख लिया, हमने जो लूप वाला फॉर लूप वाला प्रोग्राम किया था ना, उसी प्रोग्राम को हम लोग वाइल लूप में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो तुम्हें इजीली डिफरेंस समझ में आएगा। यस सर। क्लियर है। तो पहला जो गुड मॉर्निंग वाला प्रोग्राम था, पहले उसी को कन्वर्ट करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर C++। फाइल ओपन, हमने कौन सा था वो, फॉर गुड मॉर्निंग GM। ठीक है, ये किया था, तो इसको मैं फाइल सेव एज कर देता हूँ। C ड्राइव फाइल का नाम, दिस विल बी माय वाइल GM। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, वाइल यूज करके गुड मॉर्निंग मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। फाइन, सो अभी डिफरेंस समझते हैं कि कैसे कन्वर्जन हो रहा है। ओके, अब देखो ये फॉर लूप से प्रोग्राम था, अभी फिलहाल तो हमें अपडेशन इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का लॉजिक तो समझ गया। तो अभी मैं क्या करूंगा कि ये फॉर लूप वाला वैसे ही रहने देता हूँ ऊपर, और इसी फॉर लूप को, ये जो पर्टिकुलर फॉर लूप है, इसी फॉर लूप को वाइल लूप में कन्वर्ट करता हूँ नीचे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम सिंपल वे में अपना जो टास्क है वो अचीव करते हैं ताकि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो।
ओके, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहला क्या होना चाहिए, पहला तुम्हारा इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट आएगा, जो यहाँ पर ये जो इनिशियलाइजेशन है ना फॉर के अंदर, ये वाला पार्ट पहले आएगा while, सो I इक्वल्स टू 1, ओके, इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर हम लोग while लिखेंगे, while के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम ये कंडीशन पार्ट स्पेसिफाई करेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, I लेस देन इक्वल टू 5, सो I लेस देन इक्वल टू 5। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम ब्रेसेस ओपन करेंगे, नेक्स्ट टाइम में ब्रेसेस क्लोज करेंगे। फिर मेरा वाइल का बॉडी आएगा और एंड में जहां पर मेरा ब्रेसेस क्लोज हो रहा है ना, यहाँ पर इसके पहले मेरा अपडेशन वाला पार्ट है। अपडेशन इज नथिंग बट I प्लस प्लस, ठीक है। तो ये जो I प्लस प्लस है वो ब्रेसेस क्लोज होने के पहले आता है, जनरली पहले आता है। अगर कोई स्पेशल सिचुएशन है जिस केस में तुम्हें स्टार्टिंग में चाहिए तो तुम स्टार्टिंग में भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं। सो I प्लस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया सिंटैक्स, ठीक है। ये हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फॉर लूप को व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर, ठीक है। पहले तुम्हारा इनिशियलाइजेशन हो गया जो फॉर लूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर कंडीशन हो गया जो व्हाइल लूप में पैरेंथेसिस के अंदर आ गया, फिर अपडेशन है जो यहाँ पर ब्रेसेस क्लोज होने के पहले आ गया। इतना पार्ट समझा सबको, इतना पार्ट क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. हम लोग जो फॉर लूप के अंदर तुमने बॉडी में लिखा था ना वो पार्ट लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ब्रेसेस ओपन हो रहा है ना फॉर व्हाइल लूप का, उसके बाद जो यहाँ पर मेरा बॉडी है उसके अंदर वो सेम मैसेज प्रिंट कर देंगे जो हमने फॉर लूप में लिखा हुआ। सी आउट आई गुड मॉर्निंग, ठीक है, स्लैश एन सेमीकोलन। तो नोटिस करो ये हमारा फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट था, गुड मॉर्निंग क्या करना है, ठीक है। ये फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट था, ये सेम स्टेटमेंट हमने यहाँ पर व्हाइल लूप में भी लिख दिया है, ठीक है। बाकी फॉर लूप को हमने 3 पार्ट में ब्रेक कर लिया, इनिशियलाइजेशन बिफोर व्हाइल लूप, कंडीशन इनसाइड द पैरेंथेसिस ऑफ व्हाइल एंड अपडेशन आफ्टर द स्टेटमेंट ऑफ द व्हाइल लूप, ठीक है, जो स्टेटमेंट है उसके बाद। क्लियर? अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए। दिस इज व्हाइल लूप, ठीक है, ये हमारा व्हाइल लूप वाला पार्ट है। यहाँ पर भी स्लैश एन यूज कर लेते हैं एंड दिस इज अवर फॉर लूप वाला पार्ट यूजिंग फॉर। Sir. एक मिनट रुको प्लीज, एक मिनट। Okay, sir.
Okay, so here we can see that we are using for loop to display the good morning, and here we are using while loop to display the good morning. So let us save this program and let us compile this. There is no error. Oh, 3 errors. क्या error है भाई? हाँ, statement missing. कहाँ पर solve होगा ये? कैसे solve होगा जरा बताओ तो. Semicolon कहाँ पे दूँ मैं? सर सेमी कॉलम ऊपर कहाँ पर दूँ? सी आउट सर इधर Here के बाद very बाद- good. लोग हाँ, चलो. एक error है. Statement missing. कहाँ पर दूँ? सर एक semicolon? और है ना, नीचे भी हाँ, यहाँ पर ना. ठीक है, चलो अब करते कंपाइल, सेव, कंट्रोल F9. ठीक है, देखो आ गया. यूजिंग फॉर लूप 5 टाइम्स गुड मॉर्निंग, यूजिंग व्हाइल लूप 5 टाइम्स गुड मॉर्निंग. सिंपल है ना. यस सर, बस ऊपर कितना नीचे easy है, लिखना है, ना बस बहुत ऊपर easy नीचे. है. खाली बेसिक चीज याद रखने का बस. सर सेम ही है. ओके, हाँ समझा? सर सेम ही है. से रिपीट करता हूँ मैं. हमने क्या किया कि फॉर लूप को व्हाइल लूप में कन्वर्ट किया. ठीक है, फॉर लूप में होते हैं 3 पार्ट: इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, अपडेशन. इनिशियलाइजेशन को हमने ब्रेक करके यहाँ पर लिख दिया. ठीक है, व्हाइल लूप के पहले. कंडीशन को हमने व्हाइल लूप के पैरेंथेसिस में डाल दिया. ठीक है, और अपडेशन को हमने व्हाइल लूप के बॉडी के बाद डाल दिया, यानी ब्रेसेस क्लोज होने के पहले. फिर हमने फॉर लूप का बॉडी लिख दिया व्हाइल लूप में. सिंपल, बस इतना ही है. यस सर, बहुत ही. है ना, काफी इजी है. अब इसी के साथ साथ डू व्हाइल भी खत्म कर. ठीक है, डू व्हाइल में क्या होता है ना कि एग्जिट कंट्रोल लूप है. वो एग्जिट कंट्रोल यानी जब तुम्हारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है उसके बाद कंडीशन चेक होता है. डू व्हाइल में इसीलिए अभी बता रहा हूँ क्योंकि व्हाइल और डू व्हाइल में खाली बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस है. मैं पहले लिखता हूँ, पहले आप लोग देखो तो आप लोगों को डिफरेंस इजीली समझ में आ जाए. ठीक है, फिर उसका थियरी हम देख लेंगे यूजिंग डू व्हाइल. ठीक है, इनिशियलाइजेशन तुम्हारा सेम रहेगा, i = 1. ठीक है, खाली बस सिंटैक्स चेंज होगा. सिंटैक्स को पढ़ के हम पहले हम लोग लिखते हैं डू, फिर ब्रेसेस ओपन क्लोज, फिर ब्रेसेस क्लोजिंग के बाद हम लोग लिखते हैं व्हाइल. ठीक है, तो व्हाइल लिखा है तो कंडीशन लिखना पड़ेगा, तो i ≤ 5. ओके, और यहाँ पर आएगा सेमीकोलन ताकि ये एंड हो, वरना एंड नहीं होगा. ठीक है, और अंदर हम लोग लिखेंगे हमारा जो भी मैसेज है वो i मॉर्निंग. ओके सर. ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा i++. अब व्हाइल और डू व्हाइल में डिफरेंस देखो. ठीक है, हाँ सर. आराम से, बहुत ही सिंपल है. सर पहले वो प्रिंट कर. जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वो सेम. ठीक है, खाली बस डिफरेंस कहाँ पर हुआ है, सिंटैक्स में. पहले हमने डू लिखा, ये व्हाइल को उठा करके हमने नीचे लिख दिया, यहाँ पर सेमीकोलन आ गया है. बाकी अंदर वाला पार्ट सेम है. ठीक है, अंदर जो हमने लिखा है स्टेटमेंट और अपडेशन वो सेम. ठीक है, अब डिफरेंस क्या है व्हाइल और डू व्हाइल में. तुम्हारा डू व्हाइल एग्जिट कंट्रोल लूप है. एग्जिट कंट्रोल यानी क्या, ये पहले स्टेटमेंट एक बार मिनिमम एग्जीक्यूट होगा. ओके, उसके बाद कंडीशन चेक होगा. तो इसका मतलब समझो अगर यहाँ पर मैंने गलती से नेगेटिव भी दिया होता ना, ठीक है, या अगर मैंने इधर वैल्यू दिया तो तो भी समझो एक बार 10, प्रिंट होता. समझो दिया होता 10. ठीक है, तो भी ये एक बार एग्जीक्यूट होगा. समझ रहे हो? यस सर समझ. एक बार हम लोग नॉर्मली एग्जीक्यूट पहले करते हैं. ठीक है, सो ऑल्ट F9. सर इसके लिए एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं ना उसको. हाँ, ठीक है, अब देखो नॉर्मली एग्जीक्यूट किया, पहले फॉर लूप यूज करके 5 टाइम्स गुड मॉर्निंग, व्हाइल लूप यूज करके 5 टाइम्स गुड मॉर्निंग, और डू व्हाइल लूप यूज करके 5 टाइम्स गुड मॉर्निंग. यहाँ अलग. ठीक है, अब डू व्हाइल को एग्जिट कंट्रोल लूप इसीलिए कहते हैं क्योंकि समझो अगर मैंने 10 भी दिया होता ना तो भी ये कोड एक बार एग्जीक्यूट होगा. सो मैंने 10 दिया यहाँ पर इनिशियलाइजेशन में, कंपाइल किया, देयर इज नो एरर, कंट्रोल F9. देखो एक बार एग्जीक्यूट हो गया ना. ठीक है, डू व्हाइल लूप 10 गुड मॉर्निंग. ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा. राइट,
क्योंकि कंडीशन में तुम्हारा i का वैल्यू 11 हो जाएगा ना। अगर 10 से हमने स्टार्ट किया है तो i प्लस प्लस 11 हो जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता, तो नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा, मगर मिनिमम एक बार तो एग्जीक्यूट हो गया ना। ठीक है, इसीलिए डू वाइल को कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। समझ गया डिफरेंस वाइल और डू वाइल में। और फॉर को भी एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि फॉर भी तुम्हारा एंट्री में ही चेक होता है। तो वाइल और फॉर ये दोनों तुम्हारा एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि लूप के बॉडी एग्जीक्यूट करने से पहले कंडीशन चेक होता है। ठीक है, डू वाइल तुम्हारा एग्जिट कंट्रोल लूप है, क्योंकि पहले आ जाता बॉडी मिनिमम एक बार एग्जीक्यूट होता है फिर कंडीशन चेक होता है। ठीक है, क्लियर है। सो हमारा फॉर हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया। ठीक है, तो ये तीनों हमारा हो गया। एक बार कोड को गो थ्रू करो अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक, फिर आगे कंटिन्यू करो। हाँ, उसने बोला कि ऊपर मत ले गया। बात किया कस्टमर का फोन है, पेपर ने वो बोला कि वॉचमैन बोला कि उन लोग नीचे आके सेक्रेटरी से सेक्रेटरी बोला आ जाओ ऊपर। बोला ऐसा रहेगा तो पैसा बताओ नीचे रखिए, कल से ऊपर चला। बोला ऐसा क्या पेपर लाइन मांगने आया मेरे स्टॉल पे। बोला मैं दिया सुबह, हमारा आदमी गया दिन को उधर टेबल पे गिरा था। मैं जा रहा था ऊपर, तो वॉचमैन बोला कि नीचे रखो। संतोष को क्यों है? संतोष को वो भूल गया, मैं ऐसे आ रहा था ना पीछे से, तो वो उधर सामने परमार परमार भाई। तो छोकरा नहीं आया। आसिम खान ने क्वेश्चन पूछा है कि इंट आई के अलावा इंट एन यूज नहीं कर सकते हैं क्या? यूज कर सकते हैं। ठीक है, तुम यहाँ पर ये जो आई है, ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है, वो तुम एन जे के एल जो अच्छा लगता है वो यूज करो, कोई इशू नहीं है। मगर तुम जनरली किसी भी बुक में पढ़ोगे, कहीं पर भी ऑनलाइन पढ़ोगे ना, तो आइट्रेशन के लिए आई ही यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, थोड़ा कन्वीनियंट लगता है, भी यूज कर देते हैं सर। तो तुम्हारे ऊपर है, तुमको जो वेरिएबल यूज करना है करो, खाली बस वेरिएबल का रूल फॉलो करो बस। आई होप आप लोगों को वेरिएबल का रूल याद होगा। क्या है रूल, कौन बताएगा मुझे? क्या रूल है? डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन। नहीं, वेरिएबल का रूल क्या है? वेरिएबल नेमिंग का उसको रूल क्या है? कीवर्ड का नाम कभी नहीं देने का। कीवर्ड नहीं यूज कर सकते। दूसरा, नंबर्स पहले नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरा। तीसरा, बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेशल सिंबल्स यूज नहीं कर सकते। स्पेस भी स्पेशल सिंबल है, एक्सेप्ट एक स्पेशल सिंबल है, कौन सा? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। सो ये 3 रूल है। और कोई रूल है क्या? कीवर्ड यूज नहीं कर सकते, स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल नहीं बोल सकते, मगर एक इंफॉर्मेशन टाइप है। नहीं, कैपिटल यूज कर सकते हो। कैपिटल और स्मॉल वेरिएबल डिफरेंटली ट्रीट होते हैं, ये चौथा रूल है। केस सेंसिटिविटी। ओके, केस सेंसिटिव है वेरिएबल। अगर यहाँ पर मैंने समझो कैपिटल आई डिक्लेयर किया होता,
फॉर एग्जाम्पल। और अगर मैं ये कोड एग्जीक्यूट करूंगा तो उस केस में मुझे एरर देगा, ठीक है। एरर इसीलिए देगा क्योंकि ये बता रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल आई, स्मॉल आई। अनडिफाइंड क्यों? क्योंकि कैपिटल आई और स्मॉल आई दोनों वेरिएबल अलग अलग है। समझा डिफरेंस? समझा सबको? हाँ, नहीं समझा? यस सर, यस सर। तो कैपिटल आई स्मॉल आई दोनों डिफरेंट वेरिएबल। तो ये तुम्हारा चौथा रूल कि केस सेंसिटिविटी, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, ओके। इसीलिए यहाँ पर हमें स्मॉल आई चाहिए ताकि ये सारे आई एग्जीक्यूट हो। क्लियर? चलो अब हम लोग इसका थियरी पार्ट देखते हैं। डू व्हाइल loop is an exit control loop, meaning the test condition is verified after the execution of the loop at the end of the body of the loop. Hence, the body execute at least once regardless of the result of the test condition. Okay, I hope अभी आप लोगों को ये सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा होगा, है ना? क्योंकि हमने एग्जाम्पल में भी देखा, हमने जब 10 लिया था तो भी एक बार बॉडी एग्जीक्यूट हुआ था। ओके, whether it is true or false, this happens to be the foremost difference in between while loop and do while loop. तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है while और do while loop में। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन while and do while loop। तो तुम 3 पॉइंट आराम से लिख सकते हो 3 मार्क के लिए। पहला पॉइंट हो जाता है तुम्हारा सिंटेक्स, कि while loop का सिंटेक्स क्या है, do while loop का सिंटेक्स क्या है। दूसरा पॉइंट तुम्हारा ये हो जाता है कि इट इज एंट्री कंट्रोल लूप और ये तुम्हारा do while exit कंट्रोल लूप है। एंड द थर्ड पॉइंट में तुम एक एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने वो 10 वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, गुड मॉर्निंग में। आई इक्वल्स टू 10 लेकर के अगर तुम लोग while और do while में एग्जीक्यूट करोगे तो do while एग्जीक्यूट होगा मगर while एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। समझा? ऐसे 3 पॉइंट्स में तुम ऐसा एग्जांपल दे सकते हो। This happens to be the foremost difference between the while and do while loop. In while loop the condition is tested beforehand, whereas in do while loop the condition is verified at the end of the finish of the body of the loop. ये तुम्हारा सिंटैक्स है। do पहले इनिशियलाइजेशन जैसा नॉर्मल while में होता है, फिर do, फिर तुम्हारा स्टेटमेंट्स, फिर अपडेशन वाला पार्ट, फिर while और टेस्ट एक्सप्रेशन। while को यहाँ पर ब्रेसेस के बाद ही लिखा है, तो नीचे लिखोगे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। इसका हम लोग फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। तो फ्लो चार्ट ऐसा है, तुम्हारा डू व्हाइल लूप का बॉडी आ जाएगा, कंडीशन बाद में आएगा, ट्रू है तो फिर से बॉडी एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो लूप तुम्हारा टर्मिनेट, ठीक है। सो दिस इज अवर व्हाइल एंड डू व्हाइल। अब हम बाकी का भी प्रोग्राम जितना करेंगे उसको तीनों पार्ट में करेंगे, फॉर, व्हाइल एंड डू व्हाइल। अच्छा, तीनों में सबसे ज्यादा कन्वीनियंट आप लोगों को कौन सा लगा यूज करने के लिए? आप लोगों का क्या रिव्यू है? फॉर, सर while ओके, को डू व्हाइल अच्छा लगा, while देव को फॉर अच्छा लगा, और किसी फॉर लूप करेंगे तो सर उसी से सब बना सकते हैं। do while भी फॉर लूप अच्छा करेंगे तो तुम्हारा एक ही लाइन में सारी चीजें आ जाती है, ठीक है। सर फॉर समझने में अच्छा है। व्हाइल लूप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यूज करने में, क्योंकि तुम्हें तीनों पार्ट अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। अगर तुम तीनों पार्ट अच्छी तरीके से लिखते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सिंटेक्स तुम याद रखो खाली, ठीक है। सिंटेक्स याद रखोगे तो कुछ भी चीज कॉम्प्लेक्स नहीं है, इतना समझो, ठीक है। सब कुछ इजी है, बेसिक्स हमेशा याद रखना, बेसिक्स बट जैसे वो टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं ना, पैलिंड्रोम वगैरह, दूसरे वाले नियॉन नंबर, उसके लिए व्हाइल लूप ही बेस्ट होता है ना। हाँ, किसी किसी सिचुएशन में व्हाइल लूप बेस्ट होता है, ठीक है, किसी किसी सिचुएशन में फॉर लूप बेस्ट होता है, ठीक है। जैसे पैलिंड्रोम का जो प्रोग्राम बता रहा है जेनिथ, ठीक है, तो उस केस में व्हाइल लूप ही बेस्ट होगा, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि नंबर का लेंथ कितना है, वो नंबर कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो ऐसा जब सिचुएशन होता है ना जिसमें हमें नहीं पता कि लूप कितने टाइम्स एग्जीक्यूट होने वाला है, उस केस में व्हाइल लूप बेस्ट होता है, ठीक है। जैसा अभी मैंने तुमको एग्जांपल दिया था टेबल वाला, ठीक है, जिस केस में मैं डेटाबेस से वैल्यू फैच करके यहाँ पर वैल्यू फैच करके मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में मुझे नहीं पता कि कितने बार में एग्जीक्यूट होगा, इसीलिए यहाँ पर व्हाइल लूप बेस्ट है। और जहाँ पर हमें पता रहता है कि कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, उस केस में फॉर लूप या डू व्हाइल लूप बेस्ट, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा सिचुएशन है और कौन सी सिचुएशन में तुम क्या यूज कर।
कोई भी हार्ड फास्ट रूल नहीं है, बस खाली कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं कि कहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। मगर ये चीज वर्क करेगी तुम्हारा हर बार कि जहां पर तुम्हें कंडीशन नहीं पता है ना कि कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, तो उस केस में तुम वाइल यूज करो, और जहां पर भी तुम्हें कंडीशन पता है कि कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है, उस केस में फॉर यूज करो, ठीक है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, ये काम आएगा अगर तुम सॉफ्टवेयर में आगे जा रहे हो तो। इसका आउटपुट बताओ क्या तुमको? इसका आउटपुट देखो यहाँ, हाँ सर वही पूछना है। ये इनकी वेबसाइट है KES रेनबो किड्स, ये उनका पैनल है। सो पैनल में मैंने लॉगिन किया, यहाँ पर अलग अलग सेक्शन है, बैचेस है, 1922, 2023, 3 इयर्स का बैच है, क्योंकि 3 इयर्स के लिए होता है ना स्टूडेंट्स। अगर नर्सरी में एडमिशन लिया तो 3 इयर्स के लिए पड़ता है। हाँ, KES का नर्सरी स्कूल भी है, KES बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर 20,000 से ज्यादा बच्चे। तो अभी देखो ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है कि यहाँ पर मैं फॉर्म नंबर डालूंगा बच्चे का, यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑफ लिस्ट दिखाई दे रही है मेरे को। इन्होंने कुछ डेटा दिया था जिसके ऊपर मैंने वर्क किया है, तो उन्होंने कुछ 10 डेटा दिया था जिसके ऊपर ये सिस्टम अभी वर्क कर रहा है फिलहाल के लिए। अभी और भी डेटा और लोग देंगे। तो यहाँ पर कुछ इनका इन्फॉर्मेशन है, टेबल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एडमिशन डिटेल्स है कि उसका नर्सरी में एडमिशन हुआ है। मुझे अगर किसी को एडमिशन करना है तो मुझे खाली बस इसको टिक करना है, मैंने टिक कर दिया तो उसका एडमिशन हो जाएगा, एक्टिवेटेड, ये एडमिशन हो गया इसका बच्चे, मैंने अनटिक कर दिया, एडमिशन रिमूव, ठीक है। बहुत ही सिंपल और स्मूथ सिस्टम। अब यहाँ पर समझो मुझे इस बच्चे का इन्फॉर्मेशन चाहिए, से फॉर्म नंबर 569, तो उस केस में बैच 21, 24 तो उनके पास पहले से है, तो आई विल जस्ट एंटर 569, आई विल क्लिक ऑन गो। यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर देखो नर्सरी फीस डिटेल्स, प्लीज एंटर यूजर आईडी अबाउट टू सी द फीस डिटेल्स। तो यहाँ पर फीस डिटेल्स के लिए मुझे यूजर आईडी एंटर करना है। मैंने ये आईडी एंटर किया, मैंने गो पे क्लिक किया, उसका पूरा नाम वगैरह सब आ गया, और यहाँ पर देखो टेबल आ गया, ठीक है। तो ये जो टेबल जनरेट हुआ है ना, वो इस कोड के थ्रू हुआ यहाँ पर, ओके। तो ये कोड के हेल्प से टेबल जनरेट हुआ। अब यहाँ पर कितना भी रोज हो सकता है, 1, 2, 3, 4 रो, कितने पार्ट में भी फीस भरेगा उतना यहाँ पर रो दिखाई देगा, ओके। तो व्हाइल लूप के हेल्प से इजीली डिस्प्ले होता है, समझे। डोनाल्ड डक डिवीजन है, कौन सा डिवीजन है देखना पड़ेगा, शायद वो इसमें नहीं है, नर्सरी में नहीं है, हाँ इट इज इन जूनियर KG। नाम ऐसा डोनाल्ड डक ऐसा इसलिए देते हैं ताकि पेरेंट्स लोगों को याद रहे, क्योंकि ऐसा सब कार्टूनिश नेम देते हैं तो पेरेंट लोगों को याद रहता है, वरना अगर बच्चे लोग को भी अच्छा याद नहीं रहता, ठीक है। तो डिविजन्स, ओके। सो वो लोग नाम ऐसा देते हैं, ठीक है, फाइन। तो समझा, एक छोटा सा एप्लीकेशन है कि ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, ओके। यस सर। तो इसको क्लोज करते हैं फिलहाल के लिए, और हम अपने टॉपिक पे जंप करते हैं, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चंस रह गया है ना, उसको देखते हैं कि वो व्हाइल लूप से कन्वीनियंट होगा कि फॉर लूप से कन्वीनियंट होगा, और उसके बेसिस के ऊपर हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप लोग बताना कि किस लूप से कन्वीनियंट होगा, तो वो लूप हम लोग यूज करके प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फाइंड द GCD,
अच्छा जीसीडी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, पहले सिंपल वाला सॉल्व करते हैं। पैलिंड्रोम ऑफ द एंटर्ड नंबर, ठीक है। आई होप पैलिंड्रोम का मीनिंग सबको पता है, मैं बता देता हूँ। पैलिंड्रोम का मीनिंग होता है कि कोई भी नंबर है उसका रिवर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। मेरे ख्याल से पैलिंड्रोम में रिवर्स और वो सेम होना चाहिए ना, ऐसा कुछ होता है। रिवर्स और ओरिजिनल सेम होना चाहिए तो उसको पैलिंड्रोम कहते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैडम, इफ यू कंसीडर द स्पेलिंग ऑफ मैडम, MADAM, अगर तुम उसको सीधा पढ़ो या उल्टा पढ़ो, मैडम ही होता है ना वो। यस सर, मैम भी ऐसे है, मैम भी ऐसे मैम होता है, ठीक है। तो ऐसे जो स्पेलिंग्स रहते हैं, ऐसे जो रहता है ये स्ट्रिंग या नंबर्स, जैसे फॉर एग्जांपल 121 121। अरे नंबर है, 121 को अगर तुम उल्टा भी रीड करोगे तो भी 101, 121, तो वो पैलिंड्रोम, 101। ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसका ओरिजिनल और रिवर्स सेम है उसको पैलिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग नंबर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, स्ट्रिंग वाला पार्ट हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है, तो स्ट्रिंग वाला पार्ट जब स्टार्ट होगा तब स्ट्रिंग के ऊपर भी फोकस करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो, तो पैलिंड्रोम के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, रिवर्स चाहिए रहता है किसी भी नंबर के। अब इस केस में कौन सा लूप कन्वीनियंट होगा, फॉर कि व्हाइल? अभी देखो, नंबर यूजर कुछ भी एंटर कर सकता है ना। नंबर जो यूजर एंटर करेगा वो 4 डिजिट भी हो सकता है, 5 डिजिट भी हो सकता है, 7 डिजिट भी हो सकता है, 8 डिजिट भी हो सकता है, ठीक है। कितना भी डिजिट होगा। अगर हम लोग फॉर लूप यूज करेंगे तो उस केस में क्या हमें पता है कि कंडीशन कब एंड करना है, ठीक है। हमें नहीं पता कि कंडीशन कब एंड करना है। इस केस में व्हाइल लूप ज्यादा कन्वीनियंट है, समझ रहे हो, ठीक है। तो चलो ट्राई करते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप से प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। किधर गया मेरा C++? सर तो फोर लूप से नहीं आएगा या तो कॉम्प्लिकेटेड? हम ट्राई करेंगे, अच्छा ओके सर। ठीक है। पहले व्हाइल लूप से सॉल्व कर लेते हैं, फिर व्हाइल को हाँ फॉर हाँ, में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रोसेस तो सेम रहेगा ना, उल्टा हो जाएगा खाली प्रोसेस, ठीक ओके है। सर, ओके ओके। न्यू, अब we are supposed to find the name, check given number is palindrome or not, ठीक है। ये हमें चेक करना है। for palindrome we need to find the reverse of given number, ठीक है। compare reverse with original number, ठीक है। हमें रिवर्स को ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करना है। इफ बोथ आर सेम देन इट्स पैलिंड्रोम, एल्स नॉट पैलिंड्रोम। समझ गए हमको करना क्या है, ठीक है। हमें चेक करना है कि नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं। उसके लिए हमें रिवर्स फाइंड आउट करना है और रिवर्स को ओरिजिनल नंबर के साथ कंपेयर करना है। अगर दोनों सेम हो गया तो पैलिंड्रोम है, वरना पैलिंड्रोम नहीं, ठीक है। क्लियर, चलो। सो ये एक्चुअली में प्रोग्राम ना दो प्रोग्राम का पार्ट है। तुमको कभी कभी क्वेश्चन में ना ये भी पूछेंगे कि C++ प्रोग्राम टू फाइंड द रिवर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो उस केस में तुम खाली बस पैलिंड्रोम वाला पार्ट मत करना, रिवर्स अलग ही करना, तो तुम्हारा एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम हो गया, समझे, ठीक है। कभी कभी ऐसा प्रोग्राम पूछेंगे कि जिसमें खाली बस इतना बोलेंगे कि नंबर का रिवर्स फाइंड आउट करके दो, नंबर चाहे कुछ भी हो उसका रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1234 अगर हमने एंटर किया, ठीक है, 1234 ये हमने एंटर किया, तो तुमसे बोलेंगे कि इसका रिवर्स है, तो रिवर्स क्या होगा, 4321 4321, ठीक है। खाली बस इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट अगर ऐड हो जाएगा कंपैरिजन का तो पैलिंड्रोम का प्रोग्राम हो गया, समझ गए ना। यस सर। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड iostream .h हैश इंक्लूड
on io.h void main clear screen get ch braces open braces close. ठीक है, तो हमारा सिंटैक्स हो गया रेडी। फाइन, अब पहले हम लॉजिक समझ लेते हैं कि कैसे रिवर्स करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम कोड लिखते हैं, वरना डायरेक्टली कोड में लिख दूंगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग एक्सेल फाइल ओपन करते हैं और लॉजिक को समझते हैं। सो हमें क्या करना है, हमें रिवर्स फाइंड करना है। किसी का माइक ऑन है तो ऑफ कर दो प्लीज। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो n इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये है नंबर 1234, ये नंबर, ठीक है। नाउ वी वांट रिवर्स r इक्वल्स टू, या फिर REB ले लो रिवर्स के लिए, रिवर्स इक्वल्स टू 4 4 3 2 1, ये हमारा फाइनल आउटपुट, ये हमको चाहिए, ठीक है। ये हमारा इनपुट है, ये हमारा फाइनल आउटपुट, दिस इज आवर इनपुट एंड दिस इज आवर आउटपुट। अब ये इनपुट से आउटपुट की जो जर्नी है वो हमारा लॉजिक है, ओके। अब लॉजिक कैसे काम करेगा थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में, ओके। अभी रिवर्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले नंबर कौन सा चाहिए, इसमें से कौन सा नंबर मैं पहले निकाल लूं, ठीक है, तो रिवर्स फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। बोलो, सोचो जरा, इसमें से मैं क्या पहले निकालूं, ये जो n है 1234, इसमें से पहले क्या निकाल लूं? 4। जैनित ने आंसर दिया। अगर मैं 4 किसी तरीके से निकाल लूं, ठीक है, तो उस केस में मेरा रिवर्स करना पॉसिबल हो सकता है, ओके। अब मुझे ना 1234 में से 4 चाहिए, खाली 4 चाहिए, तो कैसे मिलेगा? डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10 करेंगे तो मुझे 4 मिल सकता है, मगर मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगा, डिवीजन या मॉड्यूलस। मॉड्यूलस? यस यस, परफेक्ट, ठीक है। सो मैं एक वेरिएबल लेता हूं r, जिसके अंदर मेरा रिमाइंडर स्टोर होगा, ठीक है। तो r के अंदर मैं क्या स्टोर कर रहा हूं, n मॉड्यूलस 10, समझा? यस सर। इसका मतलब जब ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस केस में r की वैल्यू हो जाएगा n दैट इज 1 2 3 4 मॉड्यूलस 10, ठीक है, दैट इज r का वैल्यू हो जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा कोड है और ये इंटरनली क्या हो रहा है वो हमने लिखा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ओके। समझ रहा है? ओके सर, समझा समझा। अब मुझे 4 मिल गया है, r के अंदर 4 है, तो मुझे रिवर्स कैलकुलेट करना है, राइट। तो रिवर्स इक्वल्स टू कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या मैं डायरेक्टली 4 लिख दूं, यानी r लिख दूं कि कुछ कैलकुलेशन करूं? अगर मैंने समझो डायरेक्टली r लिखा, डायरेक्टली समझो r लिखा, तो उस केस में तो वैल्यू ओवरराइट होता जाएगा ना हर बार, पहले 4 स्टोर होगा, फिर 3 स्टोर होगा, फिर 2 स्टोर होगा, फिर 1 स्टोर होगा, तो हमें पूरा 4 3 2 1 तो मिलेगा नहीं, राइट। तो हमें तो नंबर चाहिए, तो नंबर कैसे फॉर्म होगा बताओ जरा, इधर क्या लॉजिक लिखूं ताकि नंबर फॉर्म हो, ताकि मेरे पास ओरिजिनल REB में 4 रहे, जब मेरे पास 3 आए तो 4 REB में रहना चाहिए और 3 को मुझे ऐड करने का है उसके अंदर, मगर मुझे वो 4 को भी डील करना पड़ेगा किसी तरीके से, ताकि वो 3 को ऐड करने के बाद वो 43 बन जाए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? देखो पहले तो हमने 4 रिट्राइव किया यहां से, ठीक है, पहले हमने नहीं स्ट्रिंग कन्वर्ट कर दो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है जेनिथ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ओके 1 2 3 4 में से फर्स्ट स्टेप में हमने 4 ले लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें 1 2 3 का 3 भी तो चाहिए होगा ना,
क्योंकि खाली 4 से तो काम होगा नहीं। तो जब मेरे Yes, पास sir. 3 आएगा तो उस केस में मेरे पास रिवर्स के अंदर 4 होना चाहिए ताकि वो 43 बने, राइट। तो हम क्या करेंगे, सोचो जरा। ये हमारा आउटपुट है, इनपुट में ये हो गया, वेरिएबल्स में डिक्लेयर कर देता हूं यहाँ पर कौन कौन सा वेरिएबल चाहिए होगा। एक तो चाहिए होगा n जो हमारा इनपुट होगा, दूसरा चाहिए होगा रिवर्स जिसका इनिशियल वैल्यू 0 होगा क्योंकि कोई नंबर नहीं है वो, और एक r ताकि हम लोग वो रिमाइंडर को स्टोर कर सके। ठीक है, फिलहाल के लिए 3 वेरिएबल है हमारे पास। चलो अब बताओ कि मैं रिवर्स में क्या लिखूं ताकि मेरे पास नंबर फॉर्म, नंबर बनना चाहिए। सोचो। r इक्वल्स टू n मॉडुलस 100, नहीं n मॉडुलस 100 करोगे तो क्या 123 तुम्हारा 34 आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है उससे, नहीं। रिवर्स के लिए हमें r यूज करना है क्योंकि जो r मिला है ना वो रिवर्स में यूज होगा, मगर r के साथ साथ कुछ और भी करना पड़ेगा। तो वो कुछ और क्या है, कर सकते हैं डिक्रीमेंट करके मॉड्यूलस। क्या कर सकते हैं सर वो जो नंबर रहेगा r उसको डिक्रीमेंट करके यानी लास्ट में से 1 माइनस हो जाएगा तो वो 3 हो जाएगा, फिर उसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो 3 क्यों चाहिए मेरे को तो 4 चाहिए ना, 4321 मेरे को तो 4 चाहिए ना, 3 क्यों चाहिए। पहले रिवर्स से फाइंड आउट करो उसके बाद 123 पे जाओ ना, उसके बाद 3 को ब्रेक करने की कोशिश करो, पहले रिवर्स तो फाइंड आउट करो। हाँ नंबर थोड़ी ना 1 2 3 4 होंगे, ऑफ कोर्स नंबर तो कुछ भी हो सकता है ना। तो तुम जो सोल्यूशन बता रहे थे वो रॉन्ग है, मतलब उससे काम नहीं करेगा। ठीक है चलो हिंट देता हूँ थोड़ा सा। कोई भी नंबर कैसे फॉर्म होता है, अगर तुम कोई भी नंबर को कंसीडर करो, किसी भी नंबर को, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 4321 भी जो नंबर है वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा है 4000, हाँ सर, प्लस 300 यूनिट 10 प्लस and 100 20 and 1000 प्लस 1। ठीक है, अगर तुम ये 4000 के ऊपर फोकस ना करो फिलहाल के लिए, ठीक है, अगर मुझे 2 डिजिट ही नंबर चाहिए तो उस केस में तुम्हारा जो है 43 है ना, वो तुम्हारा क्या होता है, 43 इज नथिंग बट 40 प्लस 3। अगर तुम खाली हाँ बस सर, 43 के ऊपर अगर फोकस करो तो, ठीक है, अगर तुम खाली 4 के ऊपर फोकस करो, सो 4 इज नथिंग बट 0 प्लस 4, है ना। यस सर। 4 क्या होता है, 0 0 प्लस 4। अगर समझो यहाँ पर मैंने 0 4 लिखा होता, मान लो, ठीक है, अगर मैंने 0 4 लिखा होता तो 0 4 इज नथिंग बट यार 0 0 प्लस 4 टेक्स्ट, बराबर। ठीक है, तो अगर ये लॉजिक मैं यूज करूं तो यहां पर मेरे पास 4 है ना, वी ऑलरेडी हैव 4 इन द फॉर्म ऑफ r, है कि नहीं है। यहां पर अगर तुम देखो तो हमारे पास 4 है ना इन द फॉर्म ऑफ r, है कि नहीं। और ये 0 0 क्या हो जाएगा तुम्हारा रिवर्स इंटू 10। सोचो, अगर मैंने 43 लिखा है और अगर तुम ये लॉजिक के हिसाब से जाते हो, सो इट इज 40 प्लस 3, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे तुम्हें 3 चाहिए होगा ना। तो रिवर्स की वैल्यू अगर 4 है, तुम रिवर्स को इंटू 10 करके प्लस अगर 3 करोगे तो मिलेगा ना 43, कि नहीं मिलेगा, समझा। यस सर।
यहाँ पर जो किसी ने आंसर दिया था ना, गुंजन, देखो यहाँ पर तुमने r को 40 से मल्टीप्लाई किया है, तो उस केस में डायरेक्टली 40 स्टोर हो जाएगा, मगर डायरेक्टली 40 स्टोर नहीं करना हम, ठीक है, हमें रिवर्स की वैल्यू में रिमाइंडर को प्लस करना है, तो रिवर्स की वैल्यू के अंदर हमें 40 स्टोर करना है। डिफरेंस समझो थोड़ा सा, स्लाइड चेंजेस है, ठीक है। सो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट से हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं, रिवर्स इंटू 10 प्लस r। अब अगर ये स्टेप एग्जीक्यूट हुआ तो इंटरनली क्या होगा, इंटरनली रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगा। इनिशियली रिवर्स की वैल्यू क्या थी, 0, बराबर 0 इंटू 10 क्या होगा, 0 प्लस r क्या है, 4, तो हमें रिवर्स का वैल्यू क्या मिलेगा, 4, तो हमें पहला नंबर मिल गया रिवर्स में से, REV में से। यस एक बार सर, समझ लो, समझो अच्छे से, समझा समझा सर। ठीक है। हमें देखो पहला नंबर मिल गया, फिर से वही प्रोसेस। अब हमें ये जो n है, जो 1234 है, उसमें से अभी हमें खाली 1000 मतलब 123 चाहिए, क्योंकि 4 का तो हमने डील कर लिया, 4 से तो हमने डील कर लिया ना। यस सर। तो हमें क्या चाहिए अभी, 4 को स्किप करके 123। तो अभी मैं क्या करूं, n मॉड्यूलस 1000, क्या करूं, n मॉड्यूलस, मॉड्यूलस हो तो रिमाइंडर मिलेगा। हाँ रुको सर, मुझे अभी क्या चाहिए, डिवीजन। जो मेरा क्वोशिएंट है वो चाहिए, रिमाइंडर नहीं चाहिए। तो अब मैं कैसे डिवाइड करूं इसको, और किसमें स्टोर करूं, सोचो। सर r मॉड्यूलस 10। r मॉड्यूलस 10 करेंगे तो क्या फायदा होगा, r में तो 4 है, हमें तो 123 चाहिए। 10 तुमने खाली बस लिखा है गुंजन, 10 का क्या करो, डिवाइड करो कि मॉड्यूलस करो, डिवाइड, किसको डिवाइड करो, 1 2 3 4। n को ना, इन शॉर्ट, हाँ ठीक, 10 डिवाइडेड बाय 10। चलो स्टोर किस में करूं, हमने डिवाइड तो कर दिया, तो स्टोर किस में करूं, अरे इंट में, मगर वेरिएबल कौन सा लूं, क्या नया वेरिएबल बनाऊं, क्या हमें नया वेरिएबल चाहिए होगा, या फिर हम n को ही ओवरराइड कर दें। बस सर n को ओवरराइड कर दो। सोचो जरा कि मुझे नया वेरिएबल चाहिए या n को ही ओवरराइड करना है, n को ही ओवरराइड करना है, ठीक है। सो इट विल बिकम n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। तो इस स्टेप में n की वैल्यू क्या हो जाएगी, it will be 1234 divided by 10, so it will give me 123. now the value of n is 123, okay। तो हमने 3 लाइन लिख दिया है, अब मुझे फिर से रिमाइंडर चाहिए, that is 3। तो फिर से मैं n को डिवाइड करूंगा, यानी मुझे ये स्टेप फिर से रिपीट करना है ना, ये 3 स्टेप, जो रिवर्स r वाला जो रिमाइंडर वाला स्टेप है वो, प्लस रिवर्स वाला जो स्टेप है वो, प्लस ये डिवीजन वाला स्टेप है वो, ये फिर से रिपीट करना है। क्यों, क्योंकि मुझे अभी ये n 123 में से 3 चाहिए, समझा, हमें 3 चाहिए ना, जब 3 मिलेगा तभी तो मैं रिवर्स फाइंड आउट कर पाऊंगा, यस सर। ठीक है। सो ये स्टेप कब तक रिपीट होगा, 1 तक। कब तक रिपीट होगा, 1 तक, क्या नहीं नहीं नहीं,
वन जरूरी है कि वन ही रहेगा हमेशा। नंबर हाँ 1000 हाँ बरोबर एंड तक। एन वाइल कब तक? वाइल n is what? कंडीशन क्या दूं? while n कंडीशन क्या दूं? सोचो। Greater than equal to 0. इक्वल टू नहीं चाहिए, ग्रेटर देन। परफेक्ट, हो गया। रिवर्स ऑफ द नंबर फाइंड आउट हो गया, इतना सही लॉजिक। ठीक है, अब देखो ये लॉजिक को ध्यान में रखते हुए ये कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, n का वैल्यू इनिशियली था 1 2 3 4 1234। इट कैन बी एनी वैल्यू। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं 1234 का। इट कैन बी एनी नंबर ऑफ एनी डिजिट। ठीक है, यहाँ पर 4 डिजिट का हमने एग्जांपल लिया है। इट कैन बी 5 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, कितना भी डिजिट होगा डिजिट, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब n इक्वल टू 1234 है। क्या n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है? राइट। तो हम लोग लूप के अंदर आ गए। r का वैल्यू कैलकुलेट हुआ 4, रिवर्स कैलकुलेट हुआ 4, और n का नया वैल्यू कैलकुलेट हुआ, दैट इज 123। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, Yes, sir. लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तुम्हारा। तो यहाँ पर मैं मर्ज कर देता हूँ। दिस इज अवर फर्स्ट टाइम व्हाइल लूप। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ। ओके, अब जब सेकंड टाइम में सर अगर n की वैल्यू नेगेटिव होगी तो नेगेटिव से हम डील नहीं कर रहे फिलहाल। हम चाहो तो यहाँ पर एक इफ एल्स डाल सकते हो। इफ के अंदर तुम लिख सकते हो कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो व्हाइल एग्जीक्यूट करो, एल्स में लिख सकते हो कि ग्रेटर देन द नंबर इज नेगेटिव, ऐसा। ठीक है, फिलहाल तो व्हाइल एग्जीक्यूट होगा ही, इन शॉर्ट रिवर्स मिलेगा ही। ओके, चलो अब ये व्हाइल से सेकेंड टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा। ओके, नाउ द लूप इज गोइंग टू एग्जीक्यूट सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम में क्या होगा? सेकेंड टाइम में आर की वैल्यू क्या मिलेगी? 3 क्यों? क्योंकि ये डिवाइड होगा, मॉड्यूलस होगा 123 का, तुम्हें आर का वैल्यू मिलेगा 3 बराबर। ठीक है, 0 + 3 तो ये हो जाएगा 0 + 3 की 40 + 3। 40। यस 40 + 3 40 + 3 ना, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा आर का वैल्यू 4 हो गया था ना। यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट हुआ था। ठीक है, मैं अलग अलग कर देता, कलर कर देता ताकि समझे ये चीज। 4 ठीक है, देखो जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ तब रिवर्स का वैल्यू 4 हो गया था बराबर। तो 40 + 3 हो जाएगा 40। तो क्या मिलेगा अपने को? 43 बराबर। फिर से n डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो n का नया वैल्यू क्या मिलेगा? 123 डिवाइडेड बाय 10 क्या मिलेगा? 12। परफेक्ट। ठीक है, इसको फिर से हम अलग कलर कर देते हैं। ये सेकंड टाइम लूप एग्जीक्यूट हुआ। चलो अब थर्ड टाइम लूप एग्जीक्यूट करेंगे। थर्ड टाइम क्यों एग्जीक्यूट होगा? क्योंकि n का वैल्यू अभी भी ग्रेटर देन 0 है। n 12 मिला ना, तो ग्रेटर देन 0 है ना। ठीक है, तो इसलिए थर्ड टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा। सो थर्ड टाइम अब r का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 इट विल बी 12 मॉड्यूलस 2। और n का वैल्यू क्या मिलेगा? सॉरी, रिवर्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 430 + 2 बराबर 432. यस सर। ओके, और n का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 n का वैल्यू 1 मिलेगा, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 10 होगा, so it will be 1. So again 1 is greater than 0. यस सर, एक बार और हो रहा है, तो ये 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा। ओके, इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, अब जब 4 टाइम एग्जीक्यूट होगा तो रिवर्स का वैल्यू क्या मिलेगा? r का वैल्यू क्या मिलेगा? 1. 1
क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन तो 0 आएगा ना, रिमाइंडर विल बी 1, बराबर। Yes, sir. रिवर्स क्या हो जाएगा? 4320 4320 +1 प्लस 1, 4321, 4321 ओके। और आंसर अभी 0 हो जाएगा। और n का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 ना सर? इट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 10, क्या मिलेगा? 1 0. 1 कैसे मिलेगा भाई? 1 कैसे? Yes, yes, sir. क्वोशंट मिलेगा ना, क्वोशंट 0 होगा ना। 10 अगर हाँ 1 सर। 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 0 दा 0, रिमाइंडर 1, तो क्वोशंट क्या हुआ? 0 ना। यस Yes, सर। sir. कंफ्यूज मत हो यार, सिंपल बेसिक चीजें याद रख। ओके, तो अभी 0 हो गया, तो क्या व्हाइल लूप एग्जीक्यूट होगा? नो। तो 4 टाइम No, एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, ठीक है, मतलब यानी 5th टाइम एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, तो हमें रिवर्स मिल गया ना 4321, ये तो चाहिए था, मिला रिवर्स। एक और एग्जांपल ले, हाँ सर, Yes, एक और sir. रुको एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग नंबर लेते हैं, आप लोग बोलो कौन सा लूं? चलो आंख बंद करके मैंने कुछ नंबर टाइप कर दिया, टाइप ही नहीं हुआ। चलो ये नंबर है, ओके। अरे सुन रहे को नहीं सुन रहे? Yes, सुन sir. रहे हैं सुन सर। रहे हैं। ठीक है, अब ये नंबर का रिवर्स क्या है? 85475, 85475। ये रिवर्स है। अब मुझे ये रिवर्स चाहिए, ठीक है। वैसे देखने से समझ में आ गया कि ये 5 बार एग्जीक्यूट होगा, ओके, मगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा इस बार कोई पैलिंड्रोम ले लेते हैं, ठीक है, चलो पैलिंड्रोम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम बीच में चेंजेस कर देते हैं, 75, ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम हो जाएगा, है ना, 57475, बराबर है ना। रिवर्स सेम ही होगा ना इसका, यस सर, यस सर। ठीक है। चलो फर्स्ट टाइम जब लूप एग्जीक्यूट होगा, n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होगा तो r का वैल्यू क्या मिलेगा? r विल बी 5747 डिवाइड मॉड्यूलस 10, दैट इज 5, ओके। रिवर्स क्या हो जाएगा? 0 + 5, दैट इज 5, बराबर। और n डिवाइडेड बाय 10 क्या मिलेगा मेरे को? 57475 डिवाइडेड बाय 10 क्या मिलेगा? 5747, बराबर। यस सर। अभी Yes, sir. 5747 ग्रेटर देन 0 है तो लूप एग्जीक्यूट होगा, जब सेकंड टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा तो क्या मिलेगा अपने को? 7 r का वैल्यू 5747 डिवाइड मॉड्यूलस 10 क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। 7, ठीक है। फिर रिवर्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 50 + 7 50 + 7 दैट इज 57, 57। ठीक है। और डिवीजन में क्या मिलेगा? n का वैल्यू 574 574. 574, ठीक है। थर्ड टाइम जब एग्जीक्यूट होगा तब r का वैल्यू क्या मिलेगा? 5747 फिर से 4 574, मिलेगा। 574 मॉड्यूलस 10 दैट इज 4। रिवर्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 570, इधर है ना, ये देखो रिवर्स ये हाँ, रहा, यस सर, यस सर। ठीक है, ये यूज करा 570 यहाँ पर। + 4 570 प्लस +4 4 574, 570 ठीक है। n का वैल्यू क्या मिलेगा? 57। 574 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 57, ठीक है। अब r का वैल्यू क्या मिलेगा? R का 57 वैल्यू 7 मॉड्यूलस 10 मिलेगा। क्या? 7 r का वैल्यू क्या, रिवर्स का वैल्यू क्या मिलेगा? 5740 + 7 5740 प्लस 7. 7 क्या हो जाएगा ये? 5747 5747, और n का वैल्यू क्या मिलेगा? 5 57 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 5, 5 इज ग्रेटर देन 0, तो ये लूप मेरा 5th टाइम एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इधर इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरा लूप 5th टाइम एग्जीक्यूट होगा, ओके। जब 5th टाइम एग्जीक्यूट होगा
तब 5 मिलेगा 5 5 मॉडुलस मॉडुलस 10 रिमाइंडर Five. इज 5 ओके रिवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 5 7 7 4 4 7 7 प्लस 0 5 प्लस 5 ठीक है तो 5 7 4 7 5 ठीक है यस सर और n अभी का वैल्यू क्या हो 0 जाएगा 5 डिवाइडेड Zero. बाय 10 दैट इज 0 हो गया यस Yes, सर sir. बस मिल गया ना तुम्हें 5 7 4 7 5 वही यहाँ पर 5 7 4 7 5 समझा यस सर Yes, sir. बहुत ही सिंपल है ठीक है सर उधर फिफ्थ स्टेप हाँ फिफ्थ स्टेप ठीक है चलो अब ये सर, कोई लॉजिक कुछ जो हमने पूछ यहाँ रहा पर था। डिराइव किया है ये लॉजिक हम यहाँ पर कोड में ऐड करते हैं सर अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हुआ तो 0 हुआ तो चलो अभी ट्राई कर लेते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं 2 डिजिट का ठीक है इनपुट में मैंने ले लिया 50 ठीक है ओके रिवर्स मेरा क्या हो जाएगा 5 50 का रिवर्स 5 होगा ना 5 होगा हाँ यस सर वही होगा ठीक है क्योंकि 0 5 लिखो या 5 लिखो मीनिंग तो एक ही यहाँ पर 0 नहीं प्रिंट हो सकता क्योंकि नंबर इंटीजर में स्टोर होगा ऐसे तो 50 इज ग्रेटर देन 0 बराबर तो उस केस में तुम्हारा फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट होगा राइट तो 50 मॉडुलस 10 रिमाइंडर क्या मिलेगा रिमाइंडर क्या मिलेगा 0 ना हाँ ठीक है तो प्लस 0 यस 0 सर प्लस 0 हो जाएगा ना ये बराबर यस सर 0 + 0 0 हो तो जाएगा 0 आ गया अभी 5 ठीक है? बचेगा 50 डिवाइड जब करेंगे डिवाइड बाय 10 जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या 5 मिलेगा बचेगा 5 50 डिवाइडेड बाय 10 हाँ 5 बचा सर क्या 5 ग्रेटर देन 0 है Yes, sir. हाँ है ना सर तो सेकंड टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा बराबर यस सर जब सेकंड टाइम एग्जीक्यूट होगा तब 5 मॉडुलस 10 हो जाएगा 5 मॉडुलस 10 क्या देगा रिमाइंडर 5 5. तो उस केस में तुम्हें रिवर्स क्या मिलेगा 0 प्लस 0 5 +5 क्योंकि इनिशियली यहाँ पे 0 था ना फर्स्ट स्टेप हाँ सर यस सर ठीक है 0 + 5 तुम्हें क्या मिला 5 यस Right? सर तो अभी तुम्हें n का वैल्यू क्या मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय 10 क्या हो जाएगा 0. 0 अब ग्रेटर देन 0 हो नहीं गया है सर वाई तो एग्जीक्यूट खत्म नहीं होगा तुम्हें मिल गया ना रिवर्स 5 हाँ सर यस सर अभी ठीक प्लस समझा यस सर कोई कंफ्यूजन यस सर बहुत ही सिंपल है लॉजिक वर्क करेगा ठीक है क्योंकि ये कोड यूनिवर्सल है यूनिवर्सल कोड का मतलब क्या होता है कि ऐसा कोड जैसे जैनित ने भी बताया ऐसा कोड जो किसी भी इनपुट के साथ वर्क करेगा चाहे तुम इनपुट 1 डिजिट डालो 2 डिजिट डालो 3 4 5 उल्टा सीधा बीच में 0 आगे 0 पीछे 0 सीधा डालने का डालो ये वर्क करेगा ठीक है क्लियर है चलो अब हम लोग ये कोड अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो इधर ही कोड है बाजू में हम ये कोड के बेसिस के ऊपर यहाँ पर इस जो यहाँ पर हमने ओके ठीक है तो यहाँ पर जो एक्सेल में है ना उसके बेसिस के ऊपर हम लोग कोड लिखेंगे तो हमें 3 वेरिएबल चाहिए इंट n ठीक है rev = 0 और तीसरा और- वेरिएबल r रिमाइंडर स्टोर करने के लिए ठीक है फिर हमारा while लूप स्टार्ट होगा नहीं while लूप के पहले हमने इनपुट लेना है सर इनपुट सी आउट एंटर नंबर टू चेक palindrome ठीक है सीन n अब ये n while लूप में डालेंगे हम लोग n ग्रेटर देन 0 ठीक है while लूप ओपन while लूप क्लोज
और क्लोज करने के बाद हम हमारा जो है 3 कोड है 3 लाइन वो लिख देंगे। r इक्वल्स टू r मॉड्यूलस 10 जो रिमाइंडर देगा, ठीक है। REV इक्वल्स टू REV इंटू 10 प्लस r, हाँ बोलो सर r इक्वल टू r मॉड्यूलस की n मॉड्यूलस, ओह सॉरी n मॉड्यूलस 10, फिर यहाँ पर हो जाएगा n इक्वल्स टू n n डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय 10। हो गया, तो लॉजिक रेडी हो चुका है। अब हमारे रेफरेंस के लिए हम रिवर्स पहले प्रिंट करेंगे। रिवर्स ऑफ द नंबर इज सी आउट REV, REV। ठीक है, रिवर्स आ गया। यस सर। ओके, तो पहले इतना एग्जीक्यूट करते हैं, फाइन। ओके, तो एग्जीक्यूट करने के पहले सेव करते हैं। दिस इज आवर FYJC/Palin, ठीक है, पैलिन ड्रम का प्रोग्राम है, पैलिन नाम से मैंने सेव कर दिया है। लेट अस कंपाइल दिस, देयर इज नो एरर, लेट अस एग्जीक्यूट दिस। तो अब नंबर डालना है, समझो मैंने डाला 505, बीच में 0 है। ओके, सो रिवर्स मिल गया 505, हमारा 1234 रिवर्स मिल गया, 4231, फिर 57457, ठीक है, इसका भी रिवर्स 0 आ रहा है, क्यों, क्या रीजन है? लॉन्ग चाहिए होगा सर। लॉन्ग चाहिए होगा क्योंकि रेंज खत्म हो गया। हाँ सर, रेंज खत्म हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम छोटे रेंज में ही हमारा काम कर लेते हैं। हाँ सर, ठीक है, ये तो रेंज है ही ना सर। तो सेफ साइड पे हर एक वेरिएबल को लॉन्ग ही डिक्लेयर कर देना। ये भी रेंज बैठ नहीं रहा। ठीक है, तो हम छोटा वाला वेरिएबल ले लेते हैं, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि सबसे बेस्ट यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो तो सिंगल डिजिट होगा, तो रिमाइंडर को इंट में रखते हैं, इसको लॉन्ग लॉन्ग, और ये दोनों वेरिएबल को लॉन्ग बना, ठीक है। सर हर वेरिएबल को ऐसे लॉन्ग ही डिक्लेयर कर देना चाहिए ना सेफ साइड पे। नहीं, मगर वो अननेसेसरी तुम्हारा मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई होगा ना, तो क्या फायदा। आर तो तुम्हारा इंट में काम हो जाएगा ना, तुम्हारा जो मेमोरी ब्लॉक है अगर तुम लॉन्ग डिक्लेयर कर दो तो 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज करता है ना वो, ठीक है। देखो छोटे प्रोग्राम में फर्क नहीं पड़ता, मगर जब तुम इंडस्ट्री में जाते हो उसके अंदर बहुत सारा वेरिएबल, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी होता है, ठीक है, तो उस केस में वेरिएबल किस टाइप में डिक्लेयर करते हो ना वो भी मैटर करता है, समझ गए। यस सर। इसलिए एफिशिएंसी भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि प्रोग्राम करना है आउटपुट चाहिए तो कुछ भी लिख दो, ठीक है, आउटपुट तो आ ही जाएगा, चाहे तुम लॉन्ग लिखो फ्लोट लिखो, यहाँ पर अगर मैं फ्लोट में भी डिक्लेयर कर दूं सबको तो भी आउटपुट आएगा, ठीक है। मगर एक होता है कि तुम जितना एफिशिएंटली प्रोग्राम करते हो उतना अच्छा है तुम्हारे, ताकि इससे ये समझ में आता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, समझे। चलो, कंट्रोल F9 एग्जीक्यूट किया, अब मेरे ख्याल से वर्क करेगा 57457, ठीक है, तो रिवर्स देखो आ गया 75475, आ गया ना रिवर्स। यस सर, यस सर। अभी चीजें बड़े नंबर के लिए भी वर्क कर रही है। अब खाली अपने को मेन टास्क क्या रह गया है, पैलिंड्रोम चेक करना। अगर समझो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो फाइंड द रिवर्स, तो ये इतना प्रोग्राम तुम्हारा रिवर्स के लिए, ठीक है। पैलिंड्रोम के लिए खाली बस एक्स्ट्रा पार्ट ये ऐड हो जाता है कि इफ कंडीशन में हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं कि तुम्हारा रिवर्स ओरिजिनल नंबर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। यस सर, यस सर। रिवर्स और ओरिजिनल नंबर n मैच कर रहा है कि नहीं। मगर यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा अगर रिवर्स और ओरिजिनल मैच हुआ तो भी? क्या रिवर्स और n कभी भी सेटिस्फाई होंगे? हाँ ठीक है, सर। नहीं रुको रुको, मैं बताता हूँ कैसे, रुक जाओ, आउटपुट देखोगे तो समझेगा। n इज पैलिंड्रोम, ठीक है, अगर सेटिस्फाई हो गया तो, एल्स cout n is not पैलिंड्रोम, ठीक है। चलो सेव करते हैं कोड को।
कंपाइल करते हैं, ऑल्ट F9 शॉर्टकट है और कंट्रोल F9 रन का शॉर्टकट 505। ठीक है, ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है? यस सर है। तो आंसर क्या आ रहा है? नॉट पैलिंड्रोम। देखो यहाँ पर मैं एंडल यूज कर लेता हूँ, यहाँ पर रिवर्स के बाद। ठीक है, सेव किया, रन करते 505। ये देखो 0 इज नॉट पैलिंड्रोम। ये 0 कहां से आ गया अचानक? ये तो पैलिंड्रोम है, तो नॉट पैलिंड्रोम का मैसेज क्यों दे रहा है? सर वो रिवर्स का समझे कि नहीं समझे? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जब हम लोग रिवर्स में एन का वैल्यू यूज कर रहे हैं रिवर्स फाइंड आउट करने के लिए, एन को डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग हर बार, और एन 0 तक हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो एन का वैल्यू तो चेंज हो गया ना मेरा। एन का वैल्यू यस सर यस सर। ठीक है, तो इसीलिए मुझे एक एक्स्ट्रा दूसरा वेरिएबल यूज करना पड़ेगा। यस सर, ताकि टेम्पररी बेसिस पर मैं एन को स्टोर कर सकूं, और यहाँ पर मैं ऊपर भी टीएन डिक्लेयर कर दूंगा। अब जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा सर अभी भी चेंज नहीं किए। उसके पहले यहाँ पर भी टीएन चेंज करना पड़ेगा टीएन ऊपर भी सर, टीएन, और यहाँ पर भी मैं कंपेयर टीएन से करूँ। ठीक है, कुछ तो एरर आया था, देखते क्या एरर था वो। ठीक है, सेव, ऑल्ट F9। ओके, नहीं एरर, ठीक है, चला गया। फिर कंट्रोल F9। अब मैं एंटर करता हूँ 505। सो 505 इज पैलिंड्रोम। आ गया? ठीक है, यस सर। अब मैं एंटर करता हूँ 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इज नॉट पैलिंड्रोम। रिवर्स इज 4 3 2 1। क्लियर? अब कोई बड़ा वाला नंबर भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग। 5 4 5 4 5। ठीक है, सो 5 4 5 4 5 इज पैलिंड्रोम। ठीक है, क्लियर? समझा? यस सर यस सर। अब देखो यहाँ पर वाइल का इंपॉर्टेंस यही है कि हमें नहीं पता ना एन कितना बड़ा है। एन हमने 3 डिजिट भी ले सकते हैं, 2 डिजिट भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। तो इसलिए देखो ये सारे एन के साथ वर्क करेगा। यहाँ पर फॉर लूप यूज कर पाएंगे हम लोग? कोई बता सकता है? पॉसिबल है? फॉर लूप में हमें कंडीशन चाहिए होगा, कंडीशन तो है नहीं हमारे पास, यानी हमें पता नहीं है ना कि कब तक एंड होगा। एक तरीका ये हो सकता है कि तुम इसको डायरेक्टली फॉर लूप में लिख दो। यानी कैसा लिख दो पता है? जो इनिशियलाइजेशन है, मगर कंडीशन इनिशियलाइजेशन तुम लिख सकते हो, कंडीशन भी लिख सकते हो। अपडेशन में क्या लिखो? हाँ सर, समझा? फॉर लूप में 3 पार्ट होता है ना। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे लिखते? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में कैसे क्या करोगे? वहां पर अपडेशन है, जरूरी नहीं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो, कुछ भी हो सकता है वहां पर। हाँ सर यस। देखो एक तरीका ऐसा हो सकता है, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मगर मैं बताता हूँ कि वर्क करेगा। तो मैं ना इनिशियलाइजेशन में तुम्हारा हो जाएगा n, खाली n, ये तुम्हारा इनिशियलाइजेशन। ठीक है, जो भी तुम्हारा इनपुट है ना वो तुम्हारा इनिशियल, जो तुम्हारा इनपुट है ना वो इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फिर तुम्हारा कंडीशन में जो वाइल वाला कंडीशन है वही डाल दो, n ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अपडेशन में तुम डाल दो n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। ये तुम्हारा अपडेशन में डाल दो, और तुम जब ये एग्जीक्यूट करोगे तो तुम्हारा होगा। मगर क्या ये एफिशिएंट सोल्यूशन लग रहा है? नो। तो इसके अंदर तुम क्या लिखोगे? लूप के बॉडी में क्या आ जाएगा? n इक्वल्स टू n मॉड्यूलस ऑफ 10 ये आ जाएगा लूप के बॉडी में, और दूसरा वाला लाइन आ जाएगा रिवर्स इक्वल टू रिवर्स 10 प्लस r इनटू 10 प्लस r। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर लूप से कोड रेडी हो गया। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ वाइल वाले को। ओके, अब फॉर वाला लूप है, फॉर वाला कोड है, फॉर वाला एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, देयर इज नो एरर। कंट्रोल F9, 1 2 3 4 1 2 3 4 पैलिंड्रोम नहीं है। रिवर्स देखो मिला ना 4 3 2 1। ठीक है, यस सर। एक बार फिर से एग्जीक्यूट किया 505, रिवर्स मिला 505, पैलिंड्रोम है। तो देखो वर्क कर रहा है ये। ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन 0 और सर वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की जगह ये वाला कैसे? ये लिख सकते हैं, अपडेशन है ना वो।
अच्छा मैंने ओके स्टार्टिंग हाँ 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 समझा वाले समझा। में कि वेरिएबल अपडेट एक होना वैल्यू चाहिए, अपडेट हो रहा है कंपलसरी नहीं कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ही होना चाहिए। हाँ नहीं सर समझा समझा। ठीक है, तो ये तरीका है फॉर से, मगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए हम लोग इस केस में, जिस केस में हमें नहीं पता कि कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होने वाला है, हम व्हाइल यूज करते हैं। क्लियर है? यहाँ पर अगर तुम n पास भी नहीं करोगे ना तो भी ये वर्क करेगा, जैसा हमने वो a रेज टू b वाले में किया था, याद है क्या? हाँ सर। ठीक है, ये ऐसे भी वर्क करेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट तुम्हारा n इनपुट के तौर पे पास हो ही जाने वाला है। ये देखो इट इज वर्किंग। ठीक है, तो इतना कॉम्प्लेक्स लिखने से अच्छा सिंपल व्हाइल लूप में लिखो ताकि सबको समझ में भी आए, क्योंकि ये फॉर अगर तुम ऐसा लिख दोगे तो आधे लोगों को समझ में आएगा, आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझ गए? क्लियर है? हाँ सर हम समझ गए। ठीक है, तो ये हम लोग हटा रहे थे, इसकी जरूरत नहीं है। डन। तो अगर मुझे वो a रेज टू b वाला प्रोग्राम व्हाइल लूप से करना होता तो मैं कैसे करता? कौन बता सकता है? ये प्रोग्राम तो हो गया, ठीक है, ये प्रोग्राम मैं ऐड कर दूंगा, इसको सेव कर देता हूँ और वो वाला प्रोग्राम ओपन करता हूँ जो हमने व्हाइल से किया था ना, कौन सा था वो? ARB क्या ना, हाँ ARB। ठीक है, यहाँ पर ARB को हमने फॉर से किया है, बराबर। अगर मुझे सोल्यूशन 3 चाहिए, ठीक है, सर आई आ वांट जाएगा। सोल्यूशन 3 यूजिंग व्हाइल। कौन बता सर सकता है? कंडीशन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होएगा वाइल का। कंडीशन, यस, कंडीशन थोड़ा सा चेंज होगा। तो सोल्यूशन 3 में पहले r का वैल्यू ले लेते हैं 1, ठीक है। यस सर। फिर वाइल r का वैल्यू 1, फिर हम लोग डालेंगे while ब्रेसेस ओपन ब्रेसेस क्लोज। while के अंदर बॉडी तो सेम रहेगा, हाँ r सर आर इक्वल टू r आर इन into a, ठीक है, मगर कंडीशन क्या आ जाएगा? b ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके, और यहाँ पर आ जाएगा b माइनस बी माइनस माइनस डिक्रीमेंट। हाँ सर ओके। बी हो गया ना? आउटपुट का लिख देंगे। आउटपुट का खाली पार्ट लिख देते, सी आउट a टेस्ट टू टीवी is ठीक है, सेव यस किया, सर। कंपाइल करते हैं, नो एरर, कंट्रोल F9, 5 and 4। 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि नंबर ज्यादा हो जा रहा है क्या? नहीं, तो बाकी दोनों में क्यों आया? 1 क्यों आया भाई? क्या गड़बड़ हो गई? बी का वैल्यू हमने डिक्रीज किया है ना, हाँ देखो यहाँ पर डिक्रीज किया है ना हमने, बी माइनस माइनस, इसीलिए यहाँ पर टीवी यूज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? यस सर वो बी का वैल्यू। तो टीवी भी मेरा माइनस माइनस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो वरना मैं ऐसा कर सकता हूँ कि यहाँ पर b इक्वल टू टीबी ले सकते ये, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ b इक्वल्स टू टीबी। ये समझा क्या किया मैंने? टीबी जो यहाँ पर स्टोर करके यस रखा सर। था यहाँ पर, उसको मैंने वापस से b में असाइन कर दिया ताकि मैं b को यूज कर सकूँ। यस सर। सेम ही प्रोग्राम में हम लोग अलग अलग वे कर रहे हैं ना, इसलिए तो हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू रहनी चाहिए, तो इसलिए हमें करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो सर अगर सर हम्म, सर यही प्रोग्राम हम लोग सिंगल सिर्फ वेल से करेंगे तो उससे उसमें नहीं डालना पड़ेगा ना कंडीशन टीबी? हाँ सिंगल अगर मैंने वाइल यूज किया तो मेरे को जरूरत नहीं पड़ती। हाँ ओके सर।
ठीक है, यहाँ पर हमने अलग अलग सोल्यूशंस देखा है ना, सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 2, सोल्यूशन 3। तो उस केस में हमारा स्टेप बाय स्टेप ही कभी भी कोड एग्जीक्यूट होता है। तो स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट होने की वजह से जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मेरी चेंज हो रही है, तो मैं नए वाले सोल्यूशन में यूज नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे ओरिजिनल वैल्यू मेंटेन करने के लिए यहाँ पर यूज करना पड़ेगा स्टेप। समझा? यस सर, समझा। ठीक है, तो देखो सिंपल, हमने फॉर को वाइल से वाइल में भी कन्वर्ट कर लिया और ये भी हाँ। तुम्हारा एफिशिएंटली वर्क करेगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो एक प्रोग्राम पे क्या मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुमको कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है। ठीक है, ये सारा मैं कोड डाल करके तुम्हें नोट शेयर कर दूंगा, प्लस इसका वीडियो भी शेयर कर दूंगा। किसी को कोई सवाल, कुछ पूछना है, कुछ समझना नो है? सर। काफी ज्यादा हो गया क्या आज? बाउंसर क्या ऐसा कुछ है? नहीं सर, आज का तो अच्छा नहीं था। सर। सिंपल है, कोडिंग बहुत ही इजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा कॉमन सेंस ऑन रखने का काम। ठीक है, और लेक्चर मिस नहीं करना। ठीक है, हाँ बहुत ज्यादा दिमाग चलाया आज। हाँ, तो आप लोग ट्राई करना कि ये बाकी सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, प्राइम नंबर का कैसे कर सकते हो, ठीक है, जीसीडी कैसे कर सकते हो, ऑनलाइन तुम्हें बहुत सारे यस सर। सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अभी तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि लूप कैसे वर्क करता है, तो चाहिए तो ऑनलाइन सॉल्यूशन देखो कि कैसे वर्क कर रहा है, और उसको तुम डिस्कस करो, हम लोग करेंगे ऑनलाइन सॉल्यूशंस को कि वो कैसे हाँ वर्क सर, फिर उसको ही चेंज करते चलेगा, रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बहुत सारे वेबसाइट्स है, बहुत सारा सब कुछ। हाँ, एंड्रॉयड में इंट के लिए 9 डिजिट भी एक्सेप्ट कर रहा है। हाँ, क्योंकि देखो बहुत सारे वर्जन्स है, सी प्लस प्लस का ये ड्रॉबैक है, क्योंकि सी प्लस प्लस में बहुत सारे वर्जन्स है और हर वर्जन अलग अलग तरीके से वर्क करता है, प्लस आर्किटेक्चर चेंज होता है ना, तो आर्किटेक्चर चेंज होने की वजह से वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, मगर हम जो हमारा बेसिक है उसके ऊपर स्टिक करके चलेंगे, क्योंकि हम जो वर्जन यूज करें ना, ये जो टर्बो सी प्लस प्लस, ये पुराना वर्जन है, तो पुराने वर्जन की वजह से वो सारी चीजें सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, बाकी अपना माइंड तुम ब्रॉड रखो, ठीक है, ओपन रखो, ताकि तुम्हें समझ में आए चीजें कैसे वर्क कर रही है। हमारा बेसिक टारगेट है कि बेसिक समझ। ठीक है, हमारा मेन टारगेट वही है। हमारा मेन टारगेट ये नहीं कि हम कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर। क्लियर है? यस सर। हाँ, अभी के सी प्लस प्लस में रेंज ज्यादा हो चुका है, तो हमारा ये पैलिंड्रोम हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया है और फिफ्थ हो गया है। यू कैन गो फॉर फर्स्ट एंड दिस थर्ड वन, फोर्थ वन, और ये फिफ्थ वाला भी ट्राई करना है तो तुम ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अभी वाइल का कॉन्सेप्ट आ गया है। कोशिश कर सकते हो कि कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो अगर कोई सवाल नहीं है तो आज पैकअप करते हैं फिर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, बाय सर। बाय सर। Right, right. बाय। बाय बाय।